Hello students, myself कीर्ति झंवर, योर केमिस्ट्री फैकल्टी। मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ केमिकल बॉन्डिंग जो कि केमिस्ट्री का हर एक लेवल पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। भले ही हम उसे बात कर रहे हैं जेई लेवल पर, जेई एडवांस लेवल पर या फिर नीट लेवल पर, हर तरह से क्या है केमिकल बॉन्डिंग वेटेज वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मैंने इन ब्रीफ थोड़ा बहुत लिख रखा है यहाँ पर। 2 से 3 क्वेश्चन हमारे पास में मेंस में कवर हो जाते हैं, उसके एडवांस के अंदर 2 क्वेश्चन एवरेज आ रहे हैं। नीट में जहाँ केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं हमारे, उसमें से 3 से 5 क्वेश्चन का एवरेज अगर केवल केमिकल बॉन्डिंग लेके जा रही है तो आप इसका वेटेज समझ सकते हैं कि कितना वेटेज रखता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एज वेल एज 11th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी होंगे केमिस्ट्री के, उनमें से काफ़ी कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ही डील कर लिए जाते हैं। बेसिकली अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ने जाते हैं, कभी भी किसी भी चीज़ का अगर हम टाइम ही दे रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो हमें उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वेटेज वाइज आपकी स्कोर वाइज किस तरीके से काम करेगा। और अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज बात करते हैं तो केमिस्ट्री की बैकबोन है, जान है केमिकल बॉन्डिंग। कैसे? हम बात कर रहे हैं यहाँ स्ट्रक्चर फॉर्मेशंस की, हाइब्रिडाइजेशन की, उसकी शेप की, ज्योमेट्री की। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी केमिस्ट्री पढ़ रखा है उनको पता होगा किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी तरीके से केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। एज वेल एज इनऑर्गेनिक में अगर हम बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक तो पूरा ही केमिकल बॉन्डिंग बेस्ड चलता है हमारे पास में। आइदर हम एस ब्लॉक ले रहे हैं, पी ब्लॉक ले रहे हैं, डी एंड एफ ले रहे हैं, इनऑर्गेनिक का पूरा कॉन्सेप्ट जो घुसा हुआ है वो आइदर पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट्स के अंदर पीरियोडिसिटी में ट्रेंड्स में घुसा हुआ है, या फिर वो डील किया जाता है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो हमें कॉन्सेप्ट वाइज अगर बात कर रहे हैं तो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में डील करने जा रही हूँ केमिकल बॉन्डिंग। अगर हम वेटेज वाइज बात कर रहे हैं तो भी केमिकल बॉन्डिंग आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग है। बीच में करते रहेंगे हम दूसरी बातें, किस तरीके से हमें क्या क्या यूज़ करना होता है एडवांस में, जेई में या नीट में। थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं पहले यहाँ पर कि बॉन्डिंग में क्या क्या डील करने वाले हैं हम। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स क्या होते हैं, किस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चर्स किस तरीके से बनते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कैसे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, कैसे वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, किसी भी एटम से एलिमेंट किस तरीके से बनता है, मॉलिक्यूल किस तरीके से बनता है, बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं। बॉन्ड पैरामीटर्स मतलब क्या हो गया, उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, उसका बॉन्ड एंगल क्या हो गया, उसकी बॉन्ड स्टेबिलिटी क्या हो गई, जो कि हम केमिस्ट्री में यूज़ करते रहेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक मैं स्टार मार्क करूँगी यहाँ पर, एक स्टार मार्क मैंने इसलिए कर दिया यहाँ पर स्टार्टिंग में ही क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से लगभग एक फिक्स क्वेश्चन पेपर में आता है जनरली, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जाएगा केमिस्ट्री का, केमिकल बॉन्डिंग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो हम चैप्टर में टाइम वेस्ट अभी नहीं करेंगे, पहले सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं किस टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होता है। मैं ऑफलाइन में बहुत टाइम से पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट्स को, 14 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे मैंने थोड़ा डिटेल्स लिख रखी है सारी चीज़ों की। तो बेसिकली मैंने ये नोटिस किया इतने टाइम में कि बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है। मेन टॉपिक स्टार्ट होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से, मतलब ज्योमेट्री क्या है, किसी भी कंपाउंड का शेप क्या है। अरे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना आएगा, जब आपको स्ट्रक्चर बनाना आएगा तब तो आप समझ पाएंगे कि उसकी ज्योमेट्री कैसे सेट करें या उसका शेप कैसे सेट करें। अगर हमें यही नहीं पता कि बॉन्डिंग में हम बॉन्ड्स कितने लगा रहे हैं तो हम उसका स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री बनाएंगे कैसे। अगर स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री नहीं आती, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती, ऑर्गेनिक में कैसे घुसेंगे, इनऑर्गेनिक में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हमें सबसे पहले जो लेके चलना है यहाँ पर, दैट इज स्ट्रक्चर फॉर्मेशन एंड टाइप ऑफ बॉन्ड्स। बिल्कुल बेसिक लेक्चर दूंगी मैं आपको इस वाली क्लास के अंदर कि, लेकिन उस बेस के अंदर ही सारी जान बसी हुई है। जिन बच्चों को बॉन्डिंग के अंदर स्ट्रक्चर बनाना आ गया ना, उनको हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री, डाइपोल मोमेंट, रेजोनेंस किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। तो सारा फोकस हमारा एक बेसिक टॉपिक पे होना चाहिए। लेकिन पहले बात करते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड्स की
उससे भी पहले बहुत बेस पे बात करते हैं, हम बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। बॉन्ड होता क्या है बेसिकली? बॉन्ड क्या है? बॉन्ड हम जानते हैं, वैसे अगर हम घर में बात कर रहे हैं, हम फैमिली में बात कर रहे हैं या बाहर बात कर रहे हैं, किसी भी टाइप का अट्रैक्शन जो हो गया वो क्या हो गया? बॉन्ड हो गया। हम केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं तो हम कभी बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, कभी हमने बात कर ली यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, कभी हमने बात कर ली म्यूचुअल शेयरिंग हो गई। तो अलग अलग टाइप की शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या हो गई हमारे पास में? बेसिकली यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग हुई। तो किस टाइप के बॉन्ड्स यहाँ पर बनते हैं हमें वो देखने हैं इसके अंदर। और बॉन्ड्स के साथ में यहाँ पर हम डील करेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। दो टाइप के बॉन्ड होते हैं जब ये फोर्सेस लग रहे हैं अट्रैक्शन के किसी भी टाइप के, तो दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास। एक हो गया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरा हो गया वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हम बात कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। ये चार टाइप के बॉन्ड्स जो हो गए हम यहाँ पर लेके चलेंगे। वीक बॉन्ड में यहाँ लेके चल रहे हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन वापस केमिस्ट्री का। डायरेक्टली चैप्टर से क्वेश्चन आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक में बहुत जगह यूज करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये हो रहा है। इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक में बहुत जगह इसके एप्लीकेशंस यूज हो जाएंगे। वॉन डर वाल बॉन्डिंग, एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये सब हम यहाँ पर डील करने वाले हैं चैप्टर के अंदर कि किस टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। बेसिकली बॉन्ड्स तो बहुत दूर की बात है, पहले तो हम समझें कि बॉन्ड बनने क्यों शुरू हुए, क्या ज़रूरत पड़ गई। जब एटम अकेले रह रहे थे तो वहाँ पर बॉन्डिंग की ज़रूरत कहाँ पर पड़ी, क्यों बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, और फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया तो किस तरीके से बॉन्ड बने। हम पहले एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि किसी भी कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड कब बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड कब बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बन रहा है। हमें बिल्कुल क्लियरली ये पता होना चाहिए। कोई भी स्ट्रक्चर या कंपाउंड सामने आ रहा है, मैंने बोला आपको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड रख रहा है या आयनिक बॉन्ड रख रहा है। मैंने बोला KCl, आयनिक और कोवेलेंट, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए। तो पहले हम एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली किस किस में और कब बन जाते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या है? बेसिकली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कैटायन और एनायन के बीच में। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत बेसिक लेवल पे कैटायन एनायन भी नहीं पता होता, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो 11th में आए जस्ट अभी, उनको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक छोटा सा ले लेते हैं आइडिया। कोई भी गैसेस में एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब लूज हो रहा है तो इस टाइम पे जो बन रहा है दैट इज कैटायन। कोई भी नॉन मेटल है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उस टाइम पे जो बन रहा है दैट इज एनायन। इलेक्ट्रॉन के लूज करते टाइम पे जो स्पीशीज रेडी हो रही है हमारे पास में कैटायन हो गई। जो न्यूट्रल गैसेस एटम में एक जनरली नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और जो बन रहा है हमारे पास में दैट इज क्या हो गया, हमारे पास में एनायन हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया था, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया था, तो ये आपस में कर सकते हैं दोस्ती। कैसे? इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इन दोनों ने अपने बीच में एक स्पेशल टाइप का फोर्स बना लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट किया अपने बीच में। इसको हमने बोल दिया आयनिक बॉन्ड। ये तो केवल डेफिनेशन की बात हुई कि आयनिक बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ कैटायन एंड एनायन। आयनिक बॉन्ड बनता कब है, हमें मेन तो ये पता होना चाहिए। हमें अभी ये नहीं पढ़ना है कि आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या है, फजान रूल क्या होता है, कोई कंपाउंड में कितना आयनिक कितना कोवेलेंट, बहुत दूर की बातें हैं। हम केवल अभी तो ये समझे, मैंने आपको कंपाउंड लिख के दे दिया KCl। जो लोग वीडियोस देख रहे हैं वो बताएं KCl क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा या कोवेलेंट बॉन्ड होगा, हमें देख के पता पड़ना चाहिए। दिस इज आयनिक बॉन्ड। KCl में क्या होगा, आयनिक बॉन्ड हो गया। साथ में ही मैंने पूछ लिया यहाँ पर AlCl3। बहुत सारे बच्चों के आंसर पढ़ाते टाइम पे उसी वक्त फ्रिक्वेंटली मैंने सुने हैं Al+3 और 3Cl- बना दो मैडम, ये भी तो आयनिक ही बन रहा है। पर ये आयनिक नहीं बन रहा है जनाब, ये क्या बन रहा है हमारे पास में, कोवेलेंट बॉन्ड रखता है।
बड़ी दिक्कत हो गई। हमें कैसे पता पड़ेगा कि कौन लूज कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, कौन शेयर कर रहा है? कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कंपाउंड को देख के कि वो आयनिक बॉन्ड बना रहा है या कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है? तो सबसे पहले हम यही देखते हैं फिर यहाँ पर कि आयनिक बॉन्ड के लिए क्या हुआ। आयनिक बॉन्ड के लिए हमने क्या किया है यहाँ पर? आयनिक बॉन्ड के लिए बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया, एक ट्रिक बना ली, इसे बोल दो कि ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी जिन्होंने पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी तो एक छोटा सा आइडिया दे देती हूँ। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स क्या करते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं उन्हें हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो हो गए वो जनरली क्या करेंगे, नोबल गैस में पहुंचने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर बॉन्डिंग करना शुरू करेंगे। तो आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखेंगे। NaCl सबको पता है आयनिक, KCl, MgCl2, CaCl2 सब क्या है, आयनिक, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, सब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रख रहे हैं और नोबल गैस में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया। अरे ऐसे कैसे बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया, हमें ये तो पता ही नहीं है अभी कि बॉन्ड बनाना शुरू किया क्यों गया था। तो क्या हुआ था, बेसिकली एक रूल है हमारे पास केमिस्ट्री में, ऑक्टेट रूल, जो बच्चा थोड़ा बेसिक 9th और 10th में भी पढ़ लेता है, लेकिन नहीं आता वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्टेट रूल क्या बोला, ऑक्टेट रूल बेसिकली यहाँ पर बता रहा है कि कोई भी जो एटम होता है, कोई भी जो एटम होता है वो क्या करता है, नोबल गैस की तरह स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन में पहुंचने की कोशिश करता है। नोबल गैस की वैलेंसी क्या है, हमारे पास में 8 है और हमें सबको पता है नोबल गैस क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो हर एक एटम क्या कर रहा है, यहाँ पर नोबल गैस की तरह 8 होने की कोशिश कर रहा है। तो उसकी वजह से ये क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जैसे सोडियम है, अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ तो क्या हुआ हमारे पास में 1s2 2s2 2p6 3s1, ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। इसने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो पहुंच गया ये नोबल गैस में, तो इसने इसलिए क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज करना प्रेफर किया, आयनिक बॉन्ड बनाना प्रेफर किया। लेकिन अगर इसी की जगह मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर कार्बन की, या फिर हम बात कर ले थोड़े आगे के और एलिमेंट्स में चले जाते हैं, फॉस्फोरस ले लो, फॉस्फोरस है अगर हमारे पास में, तो यहाँ इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, आखिरी में आ रहा है हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन में 3s2 3p3। इसका मतलब इसकी वैलेंस शेल में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देने की बजाय कोई जना 5 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा या 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, कंडीशन ये हो गई। तो ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेयर करना चाहता है और उसके बाद में बॉन्डिंग कर लेता है। तो जनरली हमारे पास नॉन मेटल के अगर सेंट्रल एटम्स आ रहे हैं, पी ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, मेटलॉइड्स के इधर जो एलिमेंट्स आ गए हमारे पास में, वो क्या करेंगे, जनरली कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कैटायंस हो गए या मेटल्स हो गए, वो क्या हो गए, जनरली यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। कोई भी स्ट्रक्चर देख के हमें क्लिक करना चाहिए सीधा आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ हमारे पास में क्या है, ऑक्टेट रूल को क्या किया, पूरा करने के लिए बॉन्डिंग शुरू कर दी थी लोगों ने यहाँ पर मतलब है हमारे एटम्स ने, जो कि पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, और बॉन्ड का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करा। तो अगर हम थोड़ा सा वापस बात कर लें, ऑक्टेट रूल बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पर हर एक एटम को एक एरिया दे रहा है। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग एटम्स क्या कर रहे हैं, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं और 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से बॉन्डिंग हुई। बॉन्डिंग में सबसे पहले हमने आयनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लिया कि आयनिक बॉन्ड क्या बनेगा, कब बनेगा, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, दोनों कैटायन और एनायन अपने बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रख रहे हैं, जो कि आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। ज़्यादातर हमारे पास में एलिमेंट्स जो कि प्रेजेंट होंगे ग्रुप 1 और 2 में, वो क्या कर रहे थे, आयनिक बॉन्ड बना रहे थे। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती। हर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का एलिमेंट जो होता है आयनिक बॉन्ड नहीं बना रहा है। लिथियम हो गया,
थोड़ा सा शैतान, बेरिलियम हो गया और थोड़ा शैतान। इनका क्या है, साइज है छोटा, इनका साइज है छोटा और इनका आईपी है बहुत ज़्यादा, मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर बहुत ज़्यादा है, साइज है छोटा, तो ये क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकलने ही नहीं देते, उससे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ये बॉन्डिंग कर ले, शेयर कर ले और वहीं पर रह जाएं। तो ये ऐसे एलिमेंट हो गए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, लाइक LiCl कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। आगे हम पढ़ेंगे BeCl2 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो हमें ये क्लियर हो गया यहाँ पर कि आयनिक बॉन्ड बनाते हैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एलिमेंट, लेकिन अगर किसी स्पीशीज का एटम का मतलब हमारे पास में साइज छोटा है, आईपी बहुत ज़्यादा है, लाइक लिथियम हो गया या बेरिलियम हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर वो क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। और कैल्शियम का एक कंपाउंड और हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज कैल्शियम कार्बाइड, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि कैल्शियम की एक स्पीशीज जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है, कैल्शियम कार्बाइड। मेंस में छोड़ो, एडवांस तक में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। जेई का पेपर ले लो, नीट का पेपर ले लो, इस क्वेश्चन पे अकेले पे ही बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेते हैं उठा के, कभी कैल्शियम कार्बाइड में, कभी इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड के नंबर पूछे गए, कभी हमारे पास में टोटल स्ट्रक्चर में आयनिक है या कोवेलेंट है, यही पूछ लिया गया। तो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर कवर हो गया हमारे पास, बेसिक कॉन्सेप्ट लेते लेते ही कि कैल्शियम कार्बाइड जो होता है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर रखता है, उसमें आयनिक बॉन्ड ना होके कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो अब मुझे लगता है आपको ये तो क्लियर है बिल्कुल कि आयनिक बॉन्ड कौन बना रहा है। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इनकी कोई वैलेंसी फिक्स नहीं होती है, इनका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के डिसाइड करना पड़ेगा। आइदर वो 2 बॉन्ड बना रहे हैं या 3 बॉन्ड बना रहे हैं या 5 बॉन्ड बना रहे हैं। क्लियर। अब हम लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इस लेक्चर का मेरा मेन पर्पस है बच्चों को ये समझ में आ जाए कि स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। मैक्सिमम बच्चों की जो मैंने प्रॉब्लम सुनी अभी तक, उनको सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग में जो प्रॉब्लम आती है, बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं टॉपिक में, रेजोनेंस में पहुंच गए, हाइब्रिडाइजेशन पे पहुंच गए, लेकिन बच्चों से स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। अगर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है ना, तो बॉन्डिंग आप कैसे भी आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तो आपकी प्रैक्टिस सबसे पहले ये होनी चाहिए। मैं हालांकि बिल्कुल बेबी स्टेप से शुरू करूँगी, बिल्कुल बेसिक स्टेप से शुरू करूँगी। हाइड्रोजन अकेला ऐसा एलिमेंट है जो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते ही स्टेबल हो जाता है। बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास है उनको क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को लेके हम बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर बनाएंगे। हाइड्रोजन, अगर हमने H2 का स्ट्रक्चर बनाना है, वैलेंसी क्या है 1, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। 9th-10th में पढ़ते थे ना ऐसे स्ट्रक्चर, एक इसने लिया, एक इसने लिया, इससे शेयर किया, इससे शेयर किया और H2 का स्ट्रक्चर बन गया। अगर हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सेंट्रल एटम हुआ। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, यहाँ पर सराउंडिंग एटम की तरह आते हैं। अगर सराउंडिंग एटम की तरह आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा करने की हम पहले कोशिश करें और सराउंडिंग एटम का पैरेलली साथ में करते जाएं। किस तरीके से करेंगे हम ये देखते जाते हैं। सबसे पहले बिल्कुल स्टेप वाइज करो, ऐसा नहीं रट्टाफिकेशन करना है, हमें बिल्कुल भी नहीं करना है रट्टाफिकेशन। जहाँ रटना शुरू किया स्ट्रक्चर्स को, वहाँ हर दूसरे स्ट्रक्चर में रट जाओगे। एक बार कॉन्सेप्ट से पढ़ लोगे कि कैसे स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, बॉन्डिंग बहुत ईजी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कार्बन, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर 2, तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6। मैं बिल्कुल प्रॉपर स्टेप्स के साथ में काउंटिंग करके आपको बता रही हूँ स्ट्रक्चर कैसे बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और चाहिए थे, इसने 2 शेयर करे, तो टोटल ये 8 काउंट हो गए। सिमिलरली इस ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए थे, तो यहाँ पर भी क्या हो गए, 8 काउंट हो गए। तो टोटल हमारे पास में क्या हो गए, तीनों का कंप्लीट हो गया। इसके पास अपने आप ही 8 हो गए। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 7 8। ऐसे ऑक्सीजन का काउंट किया तो हमारे पास में क्या हो गया, 6 तो थे ही, 7 8। तो हमने इस तरीके से ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बना लिया। अगर हमने CO2 का बनाया तो हम सबका बना सकते हैं। हम बात करते हैं और थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर। अभी पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को कितना चाहिए, वैलेंसी क्या होती है 5,
जिन लोगों को वैलेंसी नहीं पता वो मेरा अगला लेक्चर जब पीरियोडिसिटी का आएगा उसमें देख लें कि वैलेंसी किस तरीके से निकाली जाती है। यहाँ पर वहाँ हम पूरे बेसिक के साथ चलेंगे कि वैलेंसीज कैसे निकाली जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे जाते हैं। हमें दिख रहा था यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, 3-3 इन्होंने आपस में शेयर किए। बेसिकली पता है हमें नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो यहाँ क्या हो गया, इसका ऑक्टेट अपने आप पूरा हो गया। अगर 2 सेंट्रल एटम आ गए तो बच्चों को अरेंजमेंट करने में दिक्कत आती है। बहुत बच्चों की गलती देखी है मैंने, कार्बन कार्बन लगाया, 3 हाइड्रोजन यहाँ लगाया, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगाया, तो उनसे स्ट्रक्चर्स ही नहीं बन पा रहे हैं। तो हम एक थोड़ा सा माइंड सेट कर लेते हैं यहाँ पर, ये कोई रूल नहीं है, हम थोड़ा सा ट्रिक वाइज चलते हैं इसमें कि कार्बन हम पार्शियलिटी नहीं करते स्टार्टिंग में। हम क्या कोशिश करें कि बेईमानी ना करें, हर सेंट्रल एटम को बराबर बराबर सराउंडिंग एटम दें, तो अपने आप अरेंजमेंट होगा। 2 कार्बन थे, हमने 2 ही हाइड्रोजन लगा लिए, हमने फिर यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा लिए, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन हमें पता है एक एक चाहिए, एक एक इसने लिया अपना अपना। जब इसने अपना अपना इलेक्ट्रॉन लिया तो हाइड्रोजन ने तो अपना काम कर लिया पूरा, 2-2 करके स्टेबल हो गए। अब क्या हुआ, यहाँ पर बच रहे थे टोटल 4 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 2 और चाहिए तो डबल बॉन्ड आ गया। क्या है ये, 2 कार्बन। अगर ऑर्गेनिक हल्की फुल्की भी पड़ी है 10th में तो पता होगा क्या, इथीन। इथीन में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं हमारे पास में। तो ये स्ट्रक्चर्स ऐसे बनाना शुरू करोगे ना, तब हम इसे ऑर्गेनिक में अप्लाई कर पाएंगे। स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर्स में आ जाता है ऑर्गेनिक के अंदर, 1 डंडा 2 डंडा 3 डंडा किया, बीच में ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, हमारे तो हवैया वहीं उड़ने लग जाते हैं। स्ट्रक्चर जैसे ही ऐसा आता है तो हम तो सोचते हैं कि स्टार्टिंग में ही ऑर्गेनिक कितनी गंदी हो गई। अगर हमें स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली बनाना आता है तो हमें सोचना तक नहीं पड़ेगा यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, ये हमें काउंट करना आराम से आ जाएगा, सब कुछ स्ट्रक्चर बेस। अब ये तो स्ट्रक्चर चलो थोड़े छोटे थे, हमने धीरे धीरे क्या है, हर एक कॉन्सेप्ट में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स के साथ नए नए कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर डील कर लेती हूँ, जिससे आपको किसी स्ट्रक्चर में अटकना ना पड़े। SO2 हुआ, अब जब मैंने बच्चों को बोला SO2 बनाने के लिए तो उन्होंने क्या किया, जल्दी से, बहुत जल्दी से, जैसे CO2 का स्ट्रक्चर बनाया था वैसे एक लोन पेयर लगाया और यहाँ पर 2-2 बॉन्ड लगा दिए और ये SO2 का स्ट्रक्चर बना के सामने रख दिया। क्योंकि बुक्स में बहुत बच्चों का तो रटा हुआ होता है कि SO2 में एक लोन पेयर और इस तरीके से दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो जाते हैं, लेकिन नहीं, ये स्ट्रक्चर सही है, लेकिन क्योंकि अभी हमने बॉन्डिंग पढ़नी स्टार्ट ही की है तो हमें तो नहीं पता कि कोई भी सेंट्रल एटम जो है वो एक्सपांशन नाम की कोई चीज़ करता भी है। अभी हम उस बारे में जानते ही नहीं है। हमें तो क्या पता होना चाहिए कि इस सल्फर के पास केवल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जब हमें पता है कि इसके पास केवल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो कैसे हम बोलते हैं कि इसमें 10 होके ये एग्जिस्ट कर जाएगा। हम क्या करें, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। मैक्सिमम बच्चों को फिर एक दिक्कत आती है, उन्हें ये नहीं समझ आता कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, वो कब बनाया जाता है। इस स्ट्रक्चर से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनाया जाता है। बेसिकली क्या है, इवन जेई एडवांस लेवल तक भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत डिटेल में, ये अलग से पोर्शन नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक अलग से चैप्टर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाम से कोई एक अलग से टॉपिक नहीं है। तो इसे एक टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ही बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी होती तो शेयरिंग ही है, लेकिन शेयरिंग कौन करता है। अभी तक तो क्या हो रहा था, कोवेलेंट बॉन्ड में से दोनों शेयर कर रहे थे, ये भी अपनी जितने इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ये भी दे रहा था, पैरेलल यहाँ पर हमारे पास शेयरिंग हो रही थी। यहाँ क्या हो गई, एक ही दानी बैठा है केवल, दूसरा लेने वाला है। एक दानवीर बन के बैठा है यहाँ पर और दूसरा लेने वाला है। किस कंडीशन में है वो देने वाला, एक कोई भी चीज़, कोई भी इंसान कैसे देने की टेंडेंसी रखता है, जब उसके पास खुद के पास में उतना होगा। जब तक खुद का पेट नहीं भरेगा कोई अपना खाना दूसरे को नहीं देगा, वही वाली कंडीशन है। यहां क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर हमारे पास में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे ही इसने एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग की थी, इसके पास तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके थे। 8 इलेक्ट्रॉन होते ही मतलब इसका तो पेट भर चुका था, इसे तो ऑक्टेट रूल में घुसना था, ये तो घुस चुका था।
तो इसने यहाँ पर शुरू करी हमारे पास में इस तरह की बॉन्डिंग, जिसमें इसने इलेक्ट्रॉन को अपने पास भी रखा और सामने वाले के साथ में भी शेयर किया। ये हो गया यहाँ पर दानवीर, जहाँ एक एटम देता है दूसरा एटम लेता है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? पहली चीज, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए ड्यूरिंग बॉन्डिंग। दूसरी चीज, उसके पास में लोन पेयर बचना चाहिए। जब ये दो कंडीशन होगी तभी वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, अदरवाइज वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकता। क्लियर हो रही है मेरी बात? जैसे SO2 की जगह मैं SO3 की बात कर लेती हूँ यहाँ, SO3, ठीक है, इसका कंप्लीट हो गया, बच गए कितने? 2 लोन पेयर। जब यहाँ 2 लोन पेयर बचे तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर इसके पास में हो गया, इसका पेट भरा हुआ है भाई, तो ये करेगा आराम से शेयरिंग इस तरीके से कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया और यहाँ करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। पेपर में देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। 4 कंपाउंड उठा के दे दिए, वहाँ पूछ लिया कि इनमें से कौन सा आयनिक बॉन्ड बनाता है। अगर 2020 का अगर किसी ने जेईई मेंस का पेपर देख रखा है तो वहाँ एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछ रखा था नॉर्मल कि इन 4 कंपाउंड्स के अंदर से आयनिक बॉन्ड कौन बना रहा है। कोई कंपाउंड्स उठा के दे देंगे, वहाँ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पूछे जा सकते हैं। तो स्ट्रक्चर्स बनाना आगे के लिए जितना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वेटेज वाइज भी उतना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहीं से पुट करके आ सकते हैं हमारे पास पेपर में। तो स्ट्रक्चर्स पे कमांड में बार बार बोल रही हूँ कि बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर ही। स्ट्रक्चर जिसको बनाने आ गए ना, उसको किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी है बॉन्डिंग में। आगे टॉपिक अपने आप स्मूथ होता जाएगा। आपका बेस जितना स्ट्रांग होगा, केमिस्ट्री उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी। केमिस्ट्री में बेसिकली क्या है हमारे पास? पीरियडिसिटी हो गई, केमिकल बॉन्डिंग हो गई, मोल कॉन्सेप्ट हो गया फिजिकल का, मेनली उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स हो गई, GOC1 हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जिन बच्चों की ये बेस लाइन केमिस्ट्री की स्ट्रांग है ना, वो बहुत आराम से कर लेते हैं केमिस्ट्री आगे की। लेकिन जिनको यहीं से प्रॉब्लम होने लग जाती है ना, उनको आती है हर आने वाले टॉपिक में दिक्कत। क्यों? कंसंट्रेशन टर्म्स अभी मैंने वर्ड यूज़ किया फिजिकल केमिस्ट्री में। अगर हम गैसेस स्टेट यूज़ करेंगे, वहाँ डाल्टन्स लॉ पढ़ेंगे, वहाँ मोल फ्रैक्शन नाम की चीज़ आ जाती है। आगे जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके अंदर PV = nRT तक लगा रहे हैं, उसमें मोल घुस जाता है जाकर। केमिकल इक्विलिब्रियम पे, मोलरिटी, कंसंट्रेशन पे पूरी तरीके से डिपेंड करता है। आयनिक इक्विलिब्रियम हमने उठा लिया तो वहाँ आपको pH की वैल्यू निकाल रहे हैं, वहाँ नॉर्मलिटी आता है, मोलरिटी आता है, तब जाके हम उनकी टर्म्स को यूज़ कर पाते हैं। तो बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स जो केमिस्ट्री में हो गई, फिजिकल केमिस्ट्री में, वो एक इंपॉर्टेंट पोर्शन हो गया। फिर यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम जो हो गया, वो एक हमारे पास में आयनिक इक्विलिब्रियम तक हमने इसको डील किया। इनऑर्गेनिक के अंदर फिर बात करते हैं अगर हम पीरियडिसिटी और बॉन्डिंग, मैंने अभी बताया S ब्लॉक, P ब्लॉक, D एंड F सब कुछ इस पर पूरा डिपेंड कर रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो जिनको कॉन्सेप्ट लगाना आ गया कि बॉन्ड क्यों ब्रेक हुआ था, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेटिव इफेक्ट, हाइपोकॉन्जुगेशन, कुछ इफेक्ट्स लगते हैं ऑर्गेनिक में, उनके कारण एसिडिक बेसिक कैरेक्टर कैसे निकाला गया, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड कैसा निकाला गया, फिर उनको रिएक्शंस में किस तरीके से अप्लाई किया गया। तो ये तो सारी बेस लाइन है केमिस्ट्री की। अगर आपको बेस स्ट्रांग है ना, तो केमिस्ट्री बहुत इजीली निकाल लोगे। तो हम पहला लेक्चर ऐसा ही लेके आए हैं जहां हम बॉन्डिंग में आपका केवल कॉन्सेप्ट्स नहीं, कॉन्सेप्ट्स के साथ में बेस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। H2SO4 हुआ हमारे पास, H2SO4 हुआ, H2O6 हुआ, H2O7 हुआ, H2O8 हुआ। हमारे पास में ये 4 कंपाउंड जो मैंने दिए बोर्ड पे, एक रिपीटेड क्वेश्चन मैं क्लास में भी बहुत बार बोलती हूँ पढ़ाते टाइम कि इन क्वेश्चंस में बहुत रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। इसी बार नीट में देखा होगा इस तरह के ऑप्शंस मिले होंगे पेपर के अंदर, जहाँ पर H2SO4 इसके टाइप ऑफ बॉन्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो ये हमारे पास में क्या है, बेसिकली स्ट्रक्चर जब बनाना शुरू किया मैंने बोला पार्शियलिटी नहीं, तो 4 ऑक्सीजन मैंने बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। एक और नया कॉन्सेप्ट बताती हूँ, जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया था। आप एक बार टिक मारते जाएं उन स्ट्रक्चर्स पर, अगर आप साथ में नोट्स मेंटेन कर रहे हैं तो आप टिक मारते जाएं। SO2 की स्ट्रक्चर पे एक टिक मार लें जिस पे लिख ले न्यू कॉन्सेप्ट,
H2SO4 में फिर एक नया कॉन्सेप्ट बताती हूँ, कभी भी अगर हमारे पास कोई ऑक्सी एसिड्स हैं, ऑक्सी एसिड्स मतलब जिसमें कोई भी मेटल OH के साथ में लिंक होता है, तो अगर कंपाउंड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हैं तो मैक्सिमम टाइम कोशिश करें कि हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम से अटैच ना हो, तो अपने आप ये ऑक्सीजन से अटैच होगा। अगर अरेंजमेंट करना आगे स्ट्रक्चर में तो बॉन्ड तो हम बना ही लेंगे, क्योंकि हमने दोस्ती कर ली एटम से। जिनको नहीं आता मन में बातें करें मतलब क्या है, आप जब तक दोस्ती नहीं करेंगे किसी के साथ में तब तक वो आपका काम नहीं करेगा। जिनको स्ट्रक्चर बनाना अभी भी नहीं आ रहा वो इस ऑक्सीजन से बातें कर लें कि भाई तेरे पास कितने एटम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास हाइड्रोजन ने 1 लिया तो 7 कर लिए। ठीक है भाई, तूने 7 कर लिए, और कितने चाहिए, 1 और चाहिए, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर, 8 हो गए। तो हमारे पास बेसिकली क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑक्सीजन के पास हो गए। सिमिलरली हमने ये साइड कर ली तो क्या बच गया, फिर सल्फर का भर गया पेट। बेसिकली इसके पास क्या हो गए, यहाँ वापस 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। आगे चल के तो हम यहाँ डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं, बुक्स में देखा होगा स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड भी आ जाता है, लेकिन अभी मैं आपको स्ट्रक्चर्स में प्रैक्टिस करा रही हूँ कि केवल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी कैसे स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं अगर हम एक्सपांशन न करें तो भी। तो हमने क्या किया, जैसे ही इसका ऑक्टेट हुआ पूरा तो यहाँ पर क्या लगा लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा लिया, और ये बना H2SO4 का स्ट्रक्चर विथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डबल बॉन्ड भी आ सकता है वहाँ पर, और क्यों आ जाता है डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट की जगह वो भी हम थोड़ा आगे चल के डील करेंगे। H2S2O6 है हमारे पास में, OH है, सल्फर है, O 2 सेंट्रल एटम, तो हमने 2 सेंट्रल एटम ले लिए, 3 ऑक्सीजन लगा लिए, 3 ऑक्सीजन मैंने यहाँ लगा लिए, नो पार्शियलिटी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अपने आप बहुत स्मूथली 4 कोऑर्डिनेट लग गए। हमने जैसा स्ट्रक्चर बनाया था उससे रिजेंबल स्ट्रक्चर है, बस हमारा अरेंजमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, हम स्ट्रक्चर स्मूथली बना पाएंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ पार्शियलिटी नहीं, जैसे ही हमने देखा O7 तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को जो अकेला एक्स्ट्रा बच रहा है उसको हमने कहाँ डाल दिया, इन दोनों के बीच में, तो बना स्ट्रक्चर वापस वही। काउंटिंग तो वैसी चल रही है तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, 1 की काउंटिंग आ गई, 3 में काउंटिंग करके हम टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या करें, इसमें इन चीज़ों के लिए मैंने ये टॉपिक बताया, सारे कंपाउंड। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है पेपर का, मैं बता रही हूँ आपको। एडवांस तक में 7 से 8 कंपाउंड उठा के दे दिए जाते हैं और उनमें पूछ लेता है कि सिमिलर टाइप के एटम्स के बीच में किस किस में बॉन्ड होता है। सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स का मतलब क्या हो गया, जैसे एसएस के बीच में यहाँ बॉन्ड बन रहा है, अगर मैं H2S2O8 भी बना देती हूँ तो ऑप्शन में तो वो भी सही होगा, क्योंकि यहाँ इसका अरेंजमेंट ये हुआ, 2 सल्फर को 4 ऑक्सीजन देने थे, दे दिए, अरेंजमेंट ये हुआ, और यहाँ पर क्या बना हमारे पास में, बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4। बट मेन बात है ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है फॉलोइंग कंपाउंड्स में SO-S लिंकेज किस में है, O-O लिंकेज दैट इज नोन एज पर ऑक्साइड लिंकेज, ये किस में है, दिस इज नोन एज पर ऑक्साइड लिंकेज। एसिस लिंकेज किस में है। तो ये लिंकेज बेस्ड क्वेश्चन अगर कभी भी पेपर में आ रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है कि अरे हमने तो लिंकेज बेस्ड कोई टॉपिक पढ़ा ही नहीं, अरे वो टॉपिक नहीं है भाई अलग से, वो क्या है, केवल और केवल स्ट्रक्चर में से निकाल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं, कोई भी वर्ड थोड़ा सा घुमा के दे दिया जाता है तो थोड़ा सा उसमें सोचें कि क्या हो सकता है, हम उसको स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, काफ़ी कुछ तो उसी में दिख जाता है हमें। तो ये हमारे पास में कुछ स्ट्रक्चर्स हुए, कुछ स्ट्रक्चर्स मैं दूंगी आपको लेक्चर खत्म होने के बाद में, लेकिन उससे पहले कुछ एक्सेप्शंस पढ़ाने पड़ेंगे। बेसिकली वो एक्सेप्शंस नहीं, जो ड्रॉबैक्स होंगे ऑक्टेट रूल के, हर कोई ऑक्टेट रूल को पूरा नहीं करता है, पर हम पहले कुछ 1-2 और नए कॉन्सेप्ट्स ले लेते हैं स्ट्रक्चर के। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स ले लेती हूँ वापस CO3 से। जैसे जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं मैं बोल रही हूँ वापस CO3 जब मैंने बोला टिक किया तो आप टिक करके रख लें उसे, मतलब इसमें मैंने कुछ ना कुछ तो नया बताया होगा वापस। तो यहाँ क्या है,
चार्ज आ गया है कंपाउंड पे, चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूल के पास एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है का क्या मतलब, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का। अब क्या है, हमें नेगेटिव देखते खुश हो जाना है यहाँ पर। क्यों हो जाना है, क्योंकि वरना ये कंपाउंड बन ही नहीं पाता। अगर हम सोचें कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इसका तो पूरा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी के साथ दे दें तो इसके साथ के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास में, तो कोऑर्डिनेट भी नहीं बन सकता। क्योंकि कोऑर्डिनेट की कंडीशन क्या है, जब खुद का पेट भरेगा, खुद का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तब वो सामने वाले को देगा। तो यहाँ हमने क्या किया, मजबूरी हो गई, अगर स्ट्रक्चर है तो उसे पूरा करने के लिए सिंगल बॉन्ड बनाए, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4 5 6 7, सिमिलरली 7, और यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास में 8 हो गया। दोनों ऑक्सीजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की पड़ रही है कमी, लेकिन हमें दिख रहा था यहाँ थे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, मैंने यहाँ दे दिया, इसका मतलब यहाँ नेगेटिव लगा दो, यहाँ दे दिया, इसका मतलब यहाँ नेगेटिव लगा दो। तो ये हो गया चार्ज वाले कंपाउंड्स को बनाने का तरीका। अगर जैसे हमारे पास है NH4+ पॉजिटिव है, इसका मतलब पता पड़ रहा है अब आपको कि उतना इलेक्ट्रॉन किसी के पास ज़्यादा हो रहा है तो हम निकाल सकते हैं, निकाल दे भाई, किसी का पेट भर गया तो ज़बरदस्ती थोड़ी ना उसे खिलाते जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास में क्या है, ऑक्टेट हो गया नाइट्रोजन का पूरा, ये इलेक्ट्रॉन बच रहा था हमने लगा दिया पॉजिटिव, और ये बन गया NH4+। कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वाला कंपाउंड है हम बहुत आराम से बना सकते हैं। ज़्यादातर कोशिश करना, जब मैंने वर्ड यूज़ किया जनरली ज़्यादातर इस तरह का कोई वर्ड यूज़ किया मतलब उसे हर कहीं मत अप्लाई कर देना, दिमाग अपना ज़रूर लगाना। नेगेटिव चार्ज जो होगा वो ज़्यादातर क्या होता है, सराउंडिंग एटम के ऊपर आता है, और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो जनरली सेंट्रल एटम पर आता है। लेकिन जब मैं ये स्टेटमेंट आपको डिलीवर कर रही हूँ तो मैं साथ में एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ जनरली, क्योंकि जैसे I3- का स्ट्रक्चर हम एक आगे जाके बनाएंगे, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन वापस पेपर का, उसमें नेगेटिव जो होगा वो सेंट्रल एटम पे आएगा। तो ऐसा हमेशा नहीं है कि नेगेटिव सराउंडिंग पे, पर ज़्यादातर स्ट्रक्चर में ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव जो आएगा सेंट्रल एटम पे आएगा। तो ये सब क्या हुए, हमारे पास में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हुए, पर स्ट्रक्चर यहाँ पूरे नहीं होते हैं हमारे पास में, स्ट्रक्चर्स पूरे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रॉबैक्स हैं काफ़ी। ड्रॉबैक्स क्या हो गए, मतलब ऑक्टेट रूल तो बेचारा क्या करने आया था, कंपाउंड्स को स्टेबल करने आया था, फिर उसमें भी कमियां कहाँ से निकल गई, क्या लिमिटेशंस थी ऑक्टेट रूल की, कि वो कंप्लीटली हर एक एटम जो है, हर एक मॉलिक्यूल जो है ऑक्टेट रूल को नहीं फॉलो करता। तो हम बात करें अगर लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल की, तो उसमें क्या बोला जाता है कि कुछ हमारे पास में कंपाउंड्स हैं जो कि हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं। आधे से ज़्यादा बच्चों को नहीं पता हाइपोवैलेंट क्या बला है। अब हाइपोवैलेंट मतलब जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम बट दे आर स्टेबल। तो यहाँ क्या बोला हमने, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स रख रहे हैं, फिर भी ये क्या है, यहाँ पर स्टेबल है, एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर के एग्जाम्पल दिया था AlCl3, इसकी तो वैलेंसी केवल 3 के बाद में 6 ही हो रही है, लेकिन ये स्टेबल है। अभी मैंने बताया था बेरिलियम क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन फिर भी ये क्या है, हमारे पास 2 बॉन्ड बना रहा है, 4 हो रहे हैं इसके पास टोटल, तब भी ये क्या हो रहा है, स्टेबल है। अब ऐसे कैसे एग्जाम्पल याद रखे सजाएं भाई, कि कौन से हाइपोवैलेंट है, कौन से हाइपरवैलेंट है, बड़ी दिक्कत हो जानी है आगे चल के। तो इसमें भी हम थोड़ा सा ध्यान रख लें। लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अपने ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग हो गए, लाइक FeCl2 हो गया, FeCl3 हो गया, ये सब क्या होते हैं हमारे पास में हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं। इसका रीज़न मैंने आगे डील कर लिया था, इनका साइज छोटा होता है, इनका IP ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर ना करने की वजह से, गेन और लूज करने की वजह शेयर करना प्रेफर करते हैं। सिमिलरली हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। हाइपरवैलेंट कंपाउंड नाम से अब तो पता पड़ रहा होगा, हाइपो इज लेस देन 8, तो हाइपर इज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन।
बहुत एग्जाम्पल्स देखे होंगे इसके, PCl5 हो गया, SF6 हो गया, IF7 हो गया, इवन H2SO4 जो हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, ये हो गए। मतलब जिनके सेंट्रल एटम में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है पर वो स्टेबल है, तो वो क्या हो गए हमारे पास में हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स हो गए। तो जैसे मैंने फॉस्फोरस का देखा 5 हो गई इसकी वैलेंसी, एक एक बॉन्ड तो एटलीस्ट बनाएगा ये सबके साथ, वरना स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे। तो इसने 10 रख लिए फिर भी ये स्टेबल है। अब क्यों हुआ भाई ऐसा, 8 की जगह 10 रख लिए, कैसे कर गया ये एग्जिस्ट। तो यहाँ इसका कॉन्सेप्ट समझे पहले। फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास आ रहा है आखिरी में 3s2 3p3। आगे चल के, थोड़ा आगे चल के हम पढ़ेंगे, जब भी सेंट्रल एटम बॉन्डिंग करता है तो जो सेंट्रल एटम होता है उसके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे काम न करके एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या है, डी ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाता है बॉन्डिंग करने के लिए। जब ये बॉन्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ डी ऑर्बिटल और पीरियड 3 और नीचे वाले एलिमेंट्स के अंदर क्या है, डी और एफ ऑर्बिटल बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। तो उसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, एक्सपांशन कर सकते हैं, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो हमने जहाँ जहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था वहाँ बहुत जगह हम क्या कर सकते हैं, अब डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। जैसे H2SO4 का स्ट्रक्चर है, अगेन क्या हो गया, पीरियड 3 का एलिमेंट हो गया, तो वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड लगा लेगा। अगर डबल बॉन्ड लगा लेगा तो उस कंडीशन के मतलब एक्सपांशन कर रहा है। अब फिर हमने कोऑर्डिनेट क्यों पढ़ा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैडम आपने तो टाइम वेस्ट कर दिया, कोऑर्डिनेट में हमें पढ़ाया ही क्यों, क्योंकि जब ये बन रहे थे डबल बॉन्ड आराम से, हमने स्टार्टिंग में भी डबल बॉन्ड बनाया था, तो आपने कोऑर्डिनेट क्यों पढ़ाया कोऑर्डिनेट क्यों पढ़ाया। अब उसका रीज़न समझे एक बार के लिए। हर जगह कोऑर्डिनेट हट जाए ये ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ N2O5 की, NON, इसका स्ट्रक्चर जब बनाऊंगी मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने कोऑर्डिनेट लगाया है यहाँ पर और ये डबल बॉन्ड है। लेकिन P2O5 है, यहाँ पर क्या है, दोनों की वैलेंसी 5 है, लेकिन इसके डबल बॉन्ड की जगह तो मैंने कोऑर्डिनेट की जगह डबल बॉन्ड लगा दिया, लेकिन नाइट्रोजन के केस में मैं नहीं लगा पाई। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट नहीं बनाना आता था तो आपका स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा यहाँ पर। तो नाइट्रोजन जो हुआ वो क्या हुआ हमारे पास में 7, आखिरी में क्या था 2s2 2p3, आगे ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3s ऑर्बिटल में जाएगा। मतलब यहाँ पर एक्सपांशन करने की कैपेसिटी ही नहीं है। फॉस्फोरस जो था अभी अभी बताया 3s2 3p3, आगे जो जाएगा वो d ऑर्बिटल में जाएगा, वहाँ एक्सपांशन करने की टेंडेंसी है। तो ऐसे एलिमेंट जो एक्सपांशन कर देंगे, इसका ट्रिक बता देती हूँ सीधा सीधा। पीरियड 3 और नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें D और F एलिमेंट्स ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन हो जाता है बॉन्डिंग में, तो वो सब एक्सपांशन कर सकते हैं। तो मज़े करो, जितनी जगह कोऑर्डिनेट था पीरियड 3 और नीचे वालों में सब जगह डबल बॉन्ड लगा सकते हो, एक्सेप्ट पीरियड 2 जिसके एलिमेंट्स एक्सपांशन नहीं कर सकते। मज़े करने के साथ हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और थर्ड इसका एक एक्सेप्शन लिमिटेशन जो था, कुछ ऑड नंबर के इलेक्ट्रॉन के कंपाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया, जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे तो 8 और इधर 7 ही हो रहा है, बट ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये बात करी हमने लिमिटेशंस की, इतनी सारी कमियां ऑक्टेट रूल में लिमिटेशंस पर, क्यों ऐसा क्या हुआ जो इतनी सारी कमियां आ गई, लिमिटेशंस आ गई। तो ड्रॉबैक क्या था, लिमिटेशंस मतलब कि हमने उसमें क्या क्या कमियां निकाल के डाल दी, लेकिन क्या थी उसकी गलती, ड्रॉबैक क्या था उसका, जो इतने सारे लोग बगावत पे आ गए। यही हुआ ना बेसिकली। तो उसका बेसिकली क्या था, ये सारे के सारे क्या कर रहे थे, नोबेल गैस की तरफ बनने की कोशिश कर रहे थे, 8 होने की कोशिश कर रहे थे, बट ज़ेनॉन ने कर दिया इनका सारा काम खराब। ज़ेनॉन ने क्या किया, जब इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया, हम पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, बार्टलेट का एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ पर
ये प्रूफ हुआ कि ज़ेनॉन जो होता है बहुत सारे कंपाउंड बना लेता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ में। कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। और ज़ेनॉन के कंपाउंड्स में बोलूँ तो पेपर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मैं अगले लेक्चर में आपको यहीं से कंटिन्यू करूँगी कि ज़ेनॉन के कंपाउंड्स कौन कौन से बनाए जाते हैं, क्योंकि पेपर में एक रिपीटेड क्वेश्चन है। ज़ेनॉन के कंपाउंड्स ऑप्शन में होते हैं किसमें लोन पेयर के नंबर सबसे ज़्यादा है, किसमें बॉन्ड पेयर के नंबर सबसे ज़्यादा है। तो बेसिकली अभी हम तो बस ड्रॉबैक समझ रहे हैं। जब इसके इतने सारे कंपाउंड्स मिले तो मैं कोई एक स्ट्रक्चर उठा लेती हूँ, जैसे XeO3 हुआ, एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर। इसने क्या किया, 8 तो था, अब इतने बॉन्ड बना लिए, मतलब भर भर के एक्सपांशन किया है। जब ये खुद कर सकता है तो बाकी लोग भी तो करेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर्स बनते ही एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आ गया था यहाँ पर कि पीरियड 3 और नीचे वाले जहाँ पर D एंड F ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन होता है वहाँ सब जगह एक्सपांशन हो सकता है, वो हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स बना लेते हैं। क्लियर? तो इतना सब कुछ हुआ आज के लेक्चर में हमारा स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर। हम स्ट्रक्चर्स में अभी और भी बाकी ये चीज़ें पढ़ना कि कौन से कंपाउंड्स हो गए जिसमें आयनिक बॉन्ड भी है, कोवलेंट भी है, कोऑर्डिनेट भी है। कौन से स्ट्रक्चर्स है जो हम जनरल फॉर्म में ना बना के कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। तो उसको कंटिन्यू करने के लिए आप मेरा अगला लेक्चर देख सकते हैं। अगला लेक्चर देखने के लिए आपको ऑब्वियस सी बात है सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो आप देखें वीडियो को एक बार और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने मिलते हैं वापस। इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर में हम लेके चलेंगे कुछ वेरिएशंस और फिर आगे हम उसी में कंटिन्यू करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। यहाँ मैंने आपको केवल स्ट्रक्चर्स को बनाना सिखाया है, वहाँ मैं आपको सिखाऊंगी स्ट्रक्चर ऐसा बना रहे हो तो वो ऐसा क्यों हो जाता है, अगर हमने ऐसा रख दिया तो बॉन्ड ऐसे क्यों हो जाते हैं, बेसिकली उसका ज्योमेट्री और शेप एग्जैक्टली क्या होता है। कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर से। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।